इजराइल में चुनाव होने में 2 महीने बाकी हैं और हर दिन चुनावी मुहिम और तेज होती जा रही है। और इसी तरह विवादास्पद विज्ञापन भी ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं, चाहे वो भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य को लेकर लड़ाई हो या सेना में भर्ती और 61 सीटों वाला गठबंधन कौन बना सकता है। हमारी संवाददाता जो ब्राउन के पास ताजा राजनीतिक चालबाजियों पर और जानकारी है। इस हफ्ते से इजरायली संसदीय चुनावों में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। गठबंधन बनाए और तोड़े जा रहे हैं। नई पार्टियां अपना समर्थन दिखा रही हैं और हर राजनेता अनिर्णीत मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए हमलावर है। अधिकांश ताजा सर्वेक्षणों में विपक्षी गुट 61 सीटों की बहुमत के करीब है, लेकिन कुछ सीटें कम पड़ रही हैं। ये संभावना बनती जा रही है कि जैसे उन्होंने 2021 में किया था, उन्हें अरब राम पार्टी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। राम के नेता मंसूर अब्बास ने अपनी पार्टी से कहा कि एक फिलिस्तीनी राज्य हकीकत बनता जा रहा है। गादी आइजनकोट, जिनकी येशर पार्टी फिलहाल चुनावी सर्वेक्षणों में आगे है, ने अब्बास को जवाब देते हुए ऑनलाइन कहा कि एक फिलिस्तीनी राज्य न तो मौजूद है और न ही उनके नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत कभी अस्तित्व में आएगा। इजरायलियों के बीच फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में ऐतिहासिक गिरावट आई है। खासकर 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद इसमें जबरदस्त कमी देखी गई है। जहां पीयू रिसर्च के एक सर्वेक्षण में कहा गया कि 32% इजरायली मानते हैं कि एक फिलिस्तीनी राज्य इजरायली राज्य के साथ साथ रह सकता है। 2025 में ये संख्या आधी रह गई थी। यहां तक कि 2022 के पिछले चुनाव में भी सेंट्रिस्ट येश अतीत के नेता याइर लापिड 2 राज्य समाधान की मांग कर रहे थे। अब डेमोक्रेट्स के याइर गोलान ही किसी भी बड़े जायोनिस्ट दल के इकलौते नेता हैं जो 2 राज्य समाधान की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी शास का पहला चुनावी विज्ञापन भी येशर की नजर में आ गया है। तुमने इस हफ्ते बहुत कुछ सीखा, तुम्हारे लिए और सभी सैनिकों के लिए। विज्ञापन में एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी परिवार को शुक्रवार रात के खाने की तैयारी करते हुए दिखाया गया है, जो अपने बेटों में से एक के सेना से सब्बात के लिए लौटने का इंतजार कर रहा है। ये एक विवादित दावे के साथ समाप्त होता है कि पिछले चुनाव में 30,000 सैनिकों ने शास के लिए वोट किया था। यशर ने वीडियो को सुबह 11 बजे तक हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उनका दावा था कि इसमें आईडीएफ सैनिकों का इस्तेमाल करके और ये धारणा बनाकर कि गैर राजनीतिक सेना शास का समर्थन करती है, चुनावी नियमों का उल्लंघन किया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष नोआम सोलबर्ग ने यशर से सहमति जताई और शास को वीडियो हटाने का आदेश दिया। उन्होंने शास की पाखंडता की भी ओर इशारा किया, जो हमेशा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की भर्ती के खिलाफ वोट करता है, जबकि सेना को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स परिवार में सेना को सामान्य मानने की यह प्रवृत्ति संकेत दे सकती है कि शास की ओर से हरेदी रंगरूटों पर एक नया, अधिक उदार दृष्टिकोण आ सकता है। और इजराइल के सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में से एक अब राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को मैंने देखा कि पूरे देश को छोड़ दिया गया है और धोखा दिया गया है, और यही वजह है आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि हमारे पास एक नई सरकार होगी जो इजराइल की भूमि और लोगों की रक्षा के लिए समर्पित होगी। जॉनथन पोलार्ड, जिन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में अमेरिका की जेल में 30 साल बिताए, ने नई इजराइल फर्स्ट पार्टी को अपना समर्थन दिया है, जिसका नेतृत्व पूर्व उप विदेश मंत्री और पूर्व लिकुड सांसद शेरोन हस्केल कर रही हैं। उन्हें पिछली चुनावों में अति दक्षिणपंथी पार्टियों की सूची में जगह देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। फिलहाल ये सिर्फ समर्थन है, सूची में स्थान नहीं। लेकिन भले ही ऐसा होता, पोलार्ड अभी नेसेट में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि इजराइल फर्स्ट पार्टी फिलहाल संसद में प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी 3.25% की सीमा से काफी कम समर्थन पा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अतीला सोनफाल्वे, जो एज अ स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग के सीईओ हैं। अतीला, i24 न्यूज पर आपका स्वागत है। सुनिए, मुझे कहना होगा शायद हम आगे बढ़ रहे हैं 2026 के चुनाव की ओर, लेकिन इन तर्कों में से कई 2022 जैसे लगते हैं। अब आपके पास आइजनकोट है, आपके पास बेनेट है, आपके पास नेतन्याहू है, जो सभी एक फिलिस्तीनी राज्य को खारिज कर रहे हैं, और यहाँ आपके पास मंसूर अब्बास हैं, जो खुले तौर पर उसका समर्थन कर रहे हैं। इस सब का गठबंधन की गणित के लिए इसका क्या मतलब है? अगर सरकार बनाने के लिए अभी भी राम की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, खैर हमारे पास अभी भी इजराइल में वही समस्याएं हैं और सच में कुछ भी हल नहीं हुआ। और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के बारे में, जो सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं, और न्यायिक प्रणाली के बारे में, जिसे सरकार ने जैसा चाहा वैसा सुधार नहीं किया गया। और जाहिर है विपक्ष अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है, तो कुछ भी नहीं बदला। यहां तक कि नारे भी नहीं बदले। नेतन्याहू भी वही नारा लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं, आइजनकोट को अरब पार्टी के साथ जोड़ने की और दिखाने की कि उनके बिना उनके पास गठबंधन नहीं है, जो कि वैसे अभी के लिए सच लगता है, क्योंकि आंकड़े मेल नहीं खाते। लेकिन देखिए, इजरायली राजनीति ऐसा परिदृश्य है जिसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि हम आंकड़े देखते हैं और हम सर्वेक्षण देखते हैं और हम चुनाव होने से पहले ही सरकारें और गठबंधन बनाना शुरू कर देते हैं। समस्या यह है कि यहाँ पर अंदरूनी धाराएं हैं, आप जानते हैं, जिन्हें हम वास्तव में समझ नहीं सकते। और मुझे ऐसा महसूस होता है
जो सर्वेक्षण हम रोजाना देख रहे हैं वे इजरायली समाज में जो असली बदलाव हो रहे हैं उन्हें लगभग दर्शाते या प्रस्तुत नहीं करते। और इजरायली समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। मेरा मतलब है खबरों का चक्र बहुत तेज है, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। तो हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि सरकार कौन बनाएगा, और हम ये भी निश्चित नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है, और हम ये भी निश्चित नहीं कह सकते कि अगला गठबंधन कौन होगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष, यहूदी पार्टियां मैं कह रहा हूं, अरबों के बिना वे बराबरी पर है ना। इस दौड़ में वास्तव में कोई आगे नहीं है। तो सरकार बनाना अभी जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जटिल होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से 2 महीनों में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। जिलन, मैं आपसे इस शास विज्ञापन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। वे एक ऐसा विज्ञापन चला रहे हैं जो सैनिकों और भर्ती किए गए लोगों के समर्थन को उजागर करता है, जबकि वे बार-बार हरेदी अनिवार्य सैन्य भर्ती से जुड़े इस व्यापक कानून का विरोध करते रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा संदेश वास्तव में अनिर्णित मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, या मतदाता यहाँ विरोधाभास देख सकते हैं? मेरा मतलब है, इसे सार्वजनिक रूप से पेश करने का क्या मतलब है? मुद्दा है प्रचार होना। अगर प्रचार नहीं है तो वह बुरा है। यही पीआर विशेषज्ञ कहते हैं। कोई भी प्रचार बुरा नहीं होता। आपको लोगों के ध्यान आना चाहिए, लोग आपके बारे में बात करें, यही जरूरी है। ये बहुत कुटिल है, ये एक बहुत ही कुटिल विज्ञापन है, लेकिन ये एक ऐसा विज्ञापन भी है जो इंटरनेट पर बहुत ट्रैफिक पैदा करता है। तो यही शास कहना चाहता था। उन्हें कहीं और बड़ा मंच चाहिए था। जैसा कि आप याद कर सकते हैं, पिछले कुछ हफ्तों में हमने शास के बारे में जो भी सुना वो नेतृत्व के अंदर की लड़ाई थी। आर्य डेरी जो राजनीतिक नेता हैं, और यिtzhak योसेफ जो रब्बी हैं, मुख्य रब्बी हैं, और पार्टी के आध्यात्मिक नेता हैं, उनके बीच। और ये दोनों सज्जन पिछले कुछ हफ्तों से एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए थे। मुझे लगता है कि डेरी और उनके रणनीतिकार अंदरूनी लड़ाई से ध्यान हटाना चाहते थे। यही वजह है कि सास नीचे जा रहा है, क्योंकि सास ज्यादातर सर्वेक्षणों में लगभग 7 सीटों पर है, और वे इस लड़ाई से, इस बुरे माहौल से जो सास पार्टी में छा गया है, ध्यान हटाकर किसी बड़ी चीज की ओर ले जाना चाहते थे, और यही उन्होंने किया। हम सभी पिछले 24 घंटों में ठीक इसी विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये मानता है कि शास, जिसने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स युवाओं को सेना में भर्ती करने के खिलाफ इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी, वास्तव में सैनिकों के पीछे हैं। मेरा मतलब है, ये इतना कुटिल है कि सच नहीं लग सकता। खैर, केंद्रीय चुनाव समिति ने शास से इसे हटाने के लिए कहा था, लेकिन ये एकमात्र पार्टी नहीं है जिसके साथ उन्हें कुछ समस्याएं हुई हैं। इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खुद के साथ ईमानदार रहें। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। सारी की सारी आप जानते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एक्स, और एक बार जब वो बाहर चला गया टिकटॉक, तो ये वो सब बाहर ही रहता हम सब इसे हाथों हाथ ले लेते हैं, है ना। हर कोई इसके बारे में जानता है। आप आजकल सच में कुछ भी हटा नहीं सकते। मेरा मतलब है, ये बाहर हैं, ये ग्रुप्स में चल रहा है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब जगह। तो इसने वही असर डाला जो वो चाहते थे। देखिए, आइजनकोट और बेनेट को भी कुछ प्रचार सामग्री हटानी पड़ी थी जिसमें सैनिक दिखाए गए थे। तो ये एक थीम है जो हम अलग-अलग पार्टियों में देख रहे हैं। क्या इस बार वे सीमाओं को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये सीमाओं की बात नहीं है, ये मुद्दों की बात है। नेतन्याहू सेना, सैनिकों, भर्ती वगैरह के बारे में बात नहीं करना चाहते। विपक्ष ठीक यही चाहता है। विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि इस सरकार ने सेवा दे रहे आरक्षित सैनिकों और अन्य सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। इसलिए विपक्ष के लिए यह दिखाना बहुत जरूरी है कि नेतन्याहू और उनके अतिधार्मिक साथी, उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं थी जो पिछले 3 सालों से लड़ रहे थे। और ये मुद्दों पर लड़ाई है, सही है, और हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है। नेतन्याहू ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों में उन्होंने कई मोर्चों पर जीत हासिल की है, जैसे कि ईरान, लेबनान और गाजा। इस तथ्य के बावजूद कि इन दिनों भी हम देख सकते हैं कि गाजा से अलग अलग तरह की चीजें उड़ती हुई आ रही हैं। गाजा से सिर्फ पिछले कुछ घंटों में ही, लेकिन यही हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जा रहा है। तो अतीला सोनटाग, मैं आपको हमारे साथ होने और हमें इजरायली राजनीति पर अंदरूनी दृष्टिकोण देने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।